हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पूर्वी एकेडमी में। हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का घटना चक्र पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अपने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था और हम ऑलरेडी इसमें 3 वीडियो बना चुके हैं और आज की हमारी जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसके नोट्स को पढ़ेंगे और इसके जो है ना फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और आज का हमारा पहला टॉपिक है विभिन्न संगठन एवं संस्थान। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। विभिन्न संगठन एवं संस्थान जो पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले है पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के संगठनों एवं संस्थानों की स्थापना की गई है। ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण एवं जो है सुरक्षा के लिए जो है विभिन्न प्रकार के क्या करी गई संस्थानों की स्थापना की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, नीरी। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान, इससे संबंधित बीमारियों एवं औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एवं मुंबई में हैं। ठीक है, नीरी की जो 5 जो है ना संस्थान है वो कहाँ कहाँ है, सबसे पहले चेन्नई में, फिर दिल्ली में भी है, हैदराबाद में भी, कोलकाता और मुंबई में है। ठीक है, नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में नीरी के निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NEA का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो NEA का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी से है। ठीक है, यद्यपि इसका पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण का गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किसका गठन किया गया है, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय और प्राधिकरण का। ठीक है, इससे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जो है ना पर्यावरण संरक्षण की ज़रूरत होती है, तो उनको एक क्या है, उनके जो है ना एक एरिया डिसाइड कर दिया जाता है कि यहाँ पे कौन से काम होंगे, कौन से नहीं होंगे, मतलब लोगों का आवागमन होगा कि नहीं होगा। तो वो कैसे क्षेत्र होते हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं। तो इनके मामलों को देखने के लिए इसका गठन किया गया है। ठीक है, फिर क्या है, इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। मतलब कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि मतलब जो है ना उद्योग कर सकते हो। ठीक है, और कहीं कहीं जैसे होता है नहीं, बहुत सारे एरिया बांट दिए जाते हैं कि आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो, यहाँ से कोई सड़क जा सकती है कि नहीं जा सकती, ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं। फिर आगे क्या है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है। किसकी है, संयुक्त राष्ट्र की जो है ना क्या है, एक विशेषज्ञ मतलब जो है ना एजेंसी है। कौन सी, WMO, जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा, जो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है, विभिन्न गैसों का जो समूह होता है, उस पर उसकी दशा और व्यवहार का अध्ययन करता है। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ। कब हुआ, 1950 को। 17 मार्च 1951 को IMO, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आई। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में कब आती है, 1951 में आती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान महासचिव कौन से, पेंटेरी टलास एवं अध्यक्ष कौन है, जर्मनी के गेरहार्ड एड्रियन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, क्या नाम इसका, UNEP, ये सब संस्थान हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसका क्या नाम है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। कब हुई थी, 1972 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी केन्या में स्थित है। और जो ऊपर वाला था उसका किसका था, जिनेवा में था। इसकी वर्तमान प्रमुख डेनमार्क की इंगर एडरसन है। ठीक है, फिर दूसरा संस्थान क्या है, EPA क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन्वायरमेंट को क्या करता है, ये प्रोटेक्शन।
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। किसकी संघीय एजेंसी? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संयुक्त एजेंसी है। संघीय एजेंसी कौन सी? EPA, जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 में की गई थी। कब की गई थी? 1970 में की गई थी। यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है। मतलब पर्यावरण से संबंधित है और मानव से भी। तो जब पर्यावरण अच्छा होगा तो मानव का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा, तो दोनों से संबंधित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि इस संगठन का नाम दे देगा और पूछ लेगा सरकारी है गैर सरकारी कैसा है। तो जो है ना, गैर सरकारी संगठन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, जिसके कार्यालय 55 से अधिक देशों में स्थापित है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है कहाँ? बंगलौर में, नागपुर में, हैदराबाद में या नई दिल्ली में? तो आपको पता है नागपुर में स्थित है। ठीक है, इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निरी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। निरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निरी कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपको पता है नागपुर में स्थापित किया था, 1998 में स्थापित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना वर्ष 1958 में नागपुर में की गई थी। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। वर्तमान में इसके निदेशक कौन है? डॉक्टर राकेश कुमार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NEA से क्या आशय है? नेशनल इक्वायरी एक्ट, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो आपको पता है इसका क्या है? नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। ठीक है, क्या है? नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। NEA का पूरा फिर पढ़ लेते हैं। NEA का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण से है। यद्यपि इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। NEAA का गठन वन व पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है, मतलब वहाँ पर जो है ना मंजूरी लेनी पड़ती है जाने के लिए, स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों से के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। फोर्थ क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो हमने आपको बताया था जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान, जिसको WMO कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है। किसकी एजेंसी है? संयुक्त राष्ट्र की जो है ना क्या है? विशेषज्ञ है, जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? UNEP का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, नैरोबी में, काठमांडू में या नई दिल्ली में? तो इसका मुख्यालय क्या है? नैरोबी में। ठीक है, पढ़ते हैं इसके संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, UNEP तो यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय केन्या, नैरोबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी हमने बताया नैरोबी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। EPA का पूर्ण रूप क्या है? मतलब इसका पूरा नाम क्या है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी नाम है EPA का पूर्ण रूप। ठीक है, फिर आगे बढ़ते, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। ठीक है, फिर क्या, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग में है, पेरिस की राजधानी फ्रांस में, उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है, नैरोबी केन्या में। तो कहाँ पे स्थित किया गया? नैरोबी केन्या में। ठीक है, समग्र विषय पर्यावरणीय चुनौतियों और सतत उपभोग और उत्पादन के लिए अभिनव समाधान के तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र जो है ना 11 से 15 मार्च 2019 के मध्य केन्या के नैरोबी में आयोजित किया गया। UNFP4 का अध्यक्ष कौन था? एस्टोनियो था। ठीक है, फिर अब दूसरा टॉपिक है हमारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम। कुछ अधिनियम है पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित, तो उनको देख लेते क्या क्या है। पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए हैं। पर्यावरण अधिनियम
जो है ना एक्ट कब आया था? 1986 में। भारतवर्ष में 1986 में क्या होता है? पारित होता है। यह संपूर्ण भारत में लागू है। कहाँ है? संपूर्ण भारत में लागू, किसी एक भाग में नहीं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कहाँ लागू है? पूरे भारत में लागू है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को क्या कहते हैं? छाता विधान के रूप में भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? छाता विधान। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। ठीक है, 1972 के बाद ये पारित किया गया था, जो सम्मेलन होता है उसके तहत। फिर क्या है? यह अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है। किसको शक्ति देता है? केंद्र सरकार को शक्ति देता है 1986 का जो अधिनियम है, कि वह अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संरक्षण के लिए और पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन के उपयोग करें। क्या करें? उपशमन के उपाय करें। ठीक है। उल्लेखनीय है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण अधिनियम 1986 को पारित किया। तो किस अनुच्छेद के द्वारा ये पारित हुआ? 253 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए गए अन्य कानूनों में समन्वय बनाने व उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन। ठीक है, याद रखिएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया था। ठीक है, ध्यायत्व है कि 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया। कब? 2010 में। इसके अनुसार परिसंकट में सूक्ष्म जीवों, जो संकट में की स्थिति में सूक्ष्म जीव हैं, आनुवांशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात निर्यात और भंडारण नियम 1979 में आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं वे आते हैं आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखे गए। ठीक है, इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति रखा गया। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षता संबंध वन नीति और जो है ना पर्यावरण अधिनियम 1986 का है। ठीक है, प्रत्यक्षता संबंध किसका है? वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है। जबकि औद्योगिक नीति और जो है ना शिक्षा नीति में भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है, पर यह अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति अप्रत्यक्ष रूप से, जबकि वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 प्रत्यक्ष रूप से क्या है? संबंधित है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार हमें किस में दिए गए? अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है, कि मतलब आपको स्वच्छ पर्यावरण मिलेगा जीवन जीने के लिए, वो किस में निहित है? अनुच्छेद 21 में। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई। इसकी स्थापना पर्यावरण बचाव एवं वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, पीड़ित व्यक्ति तथा क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने और इससे जुड़े मामलों को प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए की गई थी। जो न्यायाधिकरण है, मतलब जो पर्यावरण से संबंधित जितने भी विवाद होंगे उनका जो है ना मतलब निपटारा कौन करेगा? वो हरित न्यायाधिकरण करेगा। ठीक है, उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण पर्यावरण के मामलों में द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय देंगे और उच्च न्यायालयों के मुकदमों के भार को कम करने में भी मदद करेंगे। ठीक है, इसके प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1986 में पारित हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके हम। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित हुआ था? 1986 में, अभी हमने आपको बताया। ठीक है, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया? 1986 में से। सब सेम क्वेश्चन है। पर्यावरण सुरक्षण अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हमने बताया था छाता विधान के नाम से अन्य इसका नाम है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया था? खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006, माल के भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम
एक्ट 1999 नहीं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था। इसका और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसका जो है ना थ्योरी पढ़ लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया था। ध्यायत है कि 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया गया था? इसका नाम आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति कर दिया गया था। इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति या शिक्षा नीति? तो आपको हमने बताया था कि जो है ना जो वन नीति है और जो ये पर्यावरण सुरक्षण अधिनियम ये प्रत्यक्ष तौर पर संबंधित है, किससे? जो है ना सुरक्षा से संबंधित है, और ये जो औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति ये अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी चारों। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया, कब स्थापित किया था? 2010 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये देखिए लिखा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ये उच्च न्यायालय के जो बोझ को थोड़ा सा कम भी करता था और जो पर्यावरण से जो संबंधित मुद्दे होते थे, जो वाद विवाद होता था, उनका निपटारा भी करता था। इसकी स्थापना कब होती है? 18 अक्टूबर 2010 को होती है। 2010 के दिन के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के द्वारा होती है। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अभी बताया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन इसके। भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? ठीक है, पहला है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना। बी वाला है नेशनल एडाप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना, या उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें से दुष्प्रभाव के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? हाल ही के दक्षिण में अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल ना होना, ये शामिल नहीं, मतलब क्या है? सत्य नहीं है। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं क्या है। स्वच्छ विकास युक्ति, ठीक है, CDM UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्जर फर्स्ट के विकसित देश और गैर एनेक्जर फर्स्ट देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजना कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन क्रेडिट का उपयोग विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए नेशनल एडॉप्टेशन फंड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार के द्वारा। बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का सामना करने से कोई संबंध नहीं रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे? ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। अनुच्छेद 275 फर्स्ट के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुमोदन के अनुरूप में। तीसरा है इसका अनुच्छेद 243 के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यकारों के अनुरूप है। तो इसका आंसर केवल एक होगा, जो हमने बताया था, अनुच्छेद 21। ठीक है, जो जीवन का अधिकार देता है हमें। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है? एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है। ठीक है, जबकि CPCB का जो गठन है सरकार के कार्यपालक आदेश के से किया गया है। ठीक है, एनजीटी का क्या है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण की जो एक न्यायालय की स्थापना की गई थी, और ये केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, ये दोनों से किस प्रकार भिन्न है इसमें। और सेकंड ऑप्शन इसका देखते हैं क्या है। एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों के मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। जबकि CPCB झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो इन दोनों में से कौन सा सही है? तो इन दोनों में से खाली जो है ना बी वाला सही है। ठीक है, ए वाला गलत है। आगे देखते हैं, इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 2010 में करी गई थी, पता है हमको। उसके बाद क्या क्या तहत वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं तीव्र निपटारे के लिए की गई थी। अभी हमने ऊपर बताया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक संवैधानिक संगठन है। कैसा संगठन है इसका? संवैधानिक संगठन है, जिसका गठन 1974 में जल एवं प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत की गई थी। ठीक है, स्पष्ट है कि कथन स्पष्ट सत्य है। पर्यावरण मुद्दों पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
का समर्पित क्षेत्राधिकार द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराना, मतलब जल्दी गति से जो है ना पर्यावरण से जो संबंधित जो वाद विवाद है उन पर न्याय उपलब्ध कराना है तथा उच्चतम न्यायालयों के मुकदमों का भार कम करने में मदद करना है। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। फिर जल क्या है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 द्वारा वायु अधिनियम 1981 में वर्णित CPCB के मुख्य कार्यों में नदियों एवं कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है, नदियों एवं कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। अतः कथन जो है ना टू सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इको मार्क के बारे में पढ़ना है हमको। क्या पढ़ना है, इको मार्क है। सबसे पहले हम देखते हैं पर्यावरण परीक्षा उपयोगी तत्व। पर्यावरण से जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं वो सबसे ज़्यादा क्या है। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। जलवायु का सही सूचकांक क्या है, प्राकृतिक वनस्पति तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। मतलब अगर प्रदूषण बढ़ता है तो क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति वो कम होती है। तो ये सही सूचक है किसके, जो है ना जलवायु परिवर्तन के सही सूचक हैं। फिर क्या है, जल प्रिय पौधे वे हैं जो जल में जैसे वाटर लिली दलदली भूमि या तालाबों के किनारे पाए जाते हैं। उनको क्या कहते हैं, जल प्रिय पौधे। जलवायु की आर्द्रता कम होने पर इनका जो क्षरण होने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्या है, इको मार्क। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। इको मार्क की डिफिनेशन क्या है, कभी कभी कन्फ्यूजन में आपको दे देता है, इको मार्क दे देता है, और भी बहुत सारे मार्क होते हैं उनको दे देता है और पूछता है कि ये किससे संबंधित है। तो इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के मैत्रीपूर्ण होते हैं, मतलब उनके मित्र होते हैं, पर्यावरण को क्या करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 से दिया जाता है। कब से दिया जाता है, 1991 से दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा दिया जाता है। आगे देखते हैं, अति नगरीकरण और औद्योगिकरण, संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण इन तीनों के लिए हानिकारक है। ठीक है, अति नगरीकरण करना, जैसे कि खेत वेत होते हैं और जो बाग बगीचे होते हैं उनको नष्ट करना, तो क्या हो गया, अति नगरीकरण, क्योंकि वहाँ पे नगर बसेंगे। औद्योगिकरण, ज़्यादा ही उद्योग लगाना। संतुलित विकास, जो क्या करते हैं, अति नगरीकरण और औद्योगिकरण होता है वो संतुलित विकास, पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण इन तीनों के लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक है, WM एडम्स द्वारा लिखित पुस्तक हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट, किसकी पुस्तक है, WM एडम्स। इसका पूरा नाम क्या है, ग्रीन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन आ डेवलपिंग वर्ल्ड। इस पुस्तक का पहला संस्करण 1990 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, दूसरा देखते हैं, एल्सवर्थ हंटिंगटन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट है, जिसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था, 1915 में हुआ था। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुकुओका हैं, वह एक जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए 17 से 24 वर्ष के 15,000 युवाओं को नियुक्त करने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन आर्मी लॉन्च किया गया था। तो आपसे पूछ सकता है कि जो है ना किस देश में ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस कार्यक्रम हेतु $360 मिलियन आवंटित किए हैं, जिससे प्रतिवर्ष 500 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी। पलाचीमाड़ा दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित है। एक छोटा सा गांव है। कोला कंपनी ने यहाँ अपनी इकाई स्थापित की, जिससे बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में जल का दोहन करने के कारण यहाँ पर्यावरण की भारी क्षति हुई। आगे देखते हैं, पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सयाग के बीच 21 अप्रैल 2001 को हुए एक समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि माध्यम से सब्जियां उगाई गई। किसके माध्यम से, ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से। जिससे सुना ना, वो होता है मतलब कांच के शीशे में जो है ना जो खेती करी जाती है, जिसमें से जो धूप होती है वो अंदर तो आ सकती है लेकिन रात किसमें वो बाहर नहीं जा सकती, उसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस कृषि करके क्या उन्होंने किया, सब्जियां उगाई। कहाँ, पंजाब में। ठीक है, नेशनल जियोग्राफिक्स सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। ठीक है, इसमें विभिन्न देशों ने पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार के अनुसार अंक दिया जाता है। ग्रीन डेक्स 2014 के स्कोर के अनुसार भी भारत इस संदर्भ में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए मिश्र शस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकर, पौधे और कीट प्रतिरोध शस्य किस्मों का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। आगे देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है।
प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1973 में मनाया गया। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ध्यात है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। आगे क्या देखते हैं। वर्ष 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय या थीम क्या था? वायु प्रदूषण। वर्ष 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन था? चीन था। वर्ष 2020 में इसकी थीम क्या थी? जैव विविधता थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं। कथन ए क्या है? प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। इसका कारण क्या है? जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। ये कथन और कारण दोनों ही सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या है? ए। आगे बढ़ते हैं। इसके थ्योरी को तुम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें शायद कुछ दिया हो। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे। जलप्रिय पौधे का जलवायु की आर्द्रता कम होने पर क्षरण होने लगता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों ही सही तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। अब इको मार्क के बारे में हमने आपको बताया। इको मार्क उन भारतीयों को उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो नहीं, जो पर्यावरण के मैत्री होते हैं, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको क्या किया जाता है? इको मार्क दिया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है? पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ताओं को चिन्ह कौन सा दिया जाता है? अभी हमने बताया इको मार्क की। देखिए, एग मार्क भी दिया है, जैसे आपको कन्फ्यूजन के लिए दिया है। ठीक है, वाटर मार्क भी दिया है, तो आंसर इसका सही क्या है? इको मार्क। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नगरीकरण में औद्योगिकरण हानिकारक है किसके लिए? पर्यावरण, पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, संतुलित विकास के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, हरित विकास का लेखक कौन है? R.H. व्हिलकर है, M. निकोलसन है, M.J. बैटरशा है, W. एडम्स। तो हमने बताया था आपको W.M. एडम्स है, हरित ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं। ठीक है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक मसानोबु फुकुओका, M.S. रंधावा। तो इसका सही आंसर है मसानोबु फुकुओका। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने लॉन्च किया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी लॉन्च किया था, आपको बताया था मैंने। पलाची मड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में रहा था, जहां पर कोयला फैक्ट्री स्थापित की थी, केरल। कहाँ है? केरल में है। ठीक है, कहाँ पे है? केरल में। पलाची मड़ा कहाँ है? केरल में है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रीन वॉश इंगित करता है। ग्रीन वॉश क्या इंगित करता है? झूम कृषि की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ठीक है, तो क्या करता है? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। इसके बारे में पढ़ते हैं कि ग्रीन वॉश उस स्थिति को संदर्भित करता है, एक स्थिति है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की थी? पंजाब में, आपको हमने बताया था किसने? पंजाब ने करी थी हरित गृह कृषि जो है ना, आरंभ करी थी। पंजाब के मार्क फेड और इजराइल के सयाग के बीच 21 अप्रैल 2001 को हुए एक समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई गई। ठीक है, अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी में अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर क्या था? यह विभिन्न देशों द्वारा कार्बन फुटप्रिंटिंग घटाने के लिए प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का मापक है। सेकंड ऑप्शन है, यह विभिन्न देशों के पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ताओं व्यवहार का मापक है। थर्ड देखते हैं अब इसका क्या है। थर्ड है इसका, यह विभिन्न देशों द्वारा प्राकृतिक संपदा के संरक्षण को सुधारने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों योजनाओं का आकलन है। या डी है, यह विभिन्न देशों द्वारा विकृत कार्बन क्रेडिटों के परिणाम दिखाने वाला सूचकांक है। तो इसका आंसर है बी। बी क्या आंसर है इसका? देखिए, तो बी में लिखा था यह विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय विकास उपभोक्ता व्यवहार का मापक है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह 5 जून को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने बताया आपको 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जो है ना अब तक की चौथी वीडियो, और आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसे लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर हमारी वीडियो को करते रहिए। धन्यवाद।